यस हेलो बच्चों, 2 क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स पेंडिंग है। ये दोनों कंप्लीट कर लेते तो टेस्ट योर नॉलेज विल बी ओवर। सी कंप्लीट कवरेज कवरिंग टेस्ट योर नॉलेज मॉड्यूल, ये जो मैं कवर कर रहा हूँ इतना वास्ट कवरेज जो है, अगर तुम लोग इसको प्रैक्टिस करके प्रॉपर कर लो ना तो तुमको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ तुमको तुम्हारी आरटीपीसी देखनी है, बाकी तो सब काम हो चुका है, समझ लो। तुमको खाली तुम्हारी आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर्स, जो इंस्टीट्यूट का ये सब मटेरियल आता है वही देखना है ना। सी क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट योर नॉलेज। एस लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पी लिमिटेड। मतलब इसका मतलब ये है, पी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और एस लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है। होली ओन का मतलब है 100%। एस लिमिटेड इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ पी लिमिटेड एंड आगे बोला हुआ है, एंड पी लिमिटेड इज अ सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स इन अ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया। एस लिमिटेड a wholly owned subsidiary of P Limited। समझा कि नहीं? ये ब्रैकेट में ये इंफॉर्मेशन है। एस लिमिटेड जो कि पी लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है, इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स इन अ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, मतलब एस लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है। ए manufacturing facility of P Limited is located in geographical area। ये जो P Limited कंपनी है उसकी एक फैक्ट्री is located in one particular geographical area। in the said geographical area मतलब उधर ही जहाँ पे S Limited इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था, वहाँ पे P Limited की एक फैक्ट्री है। एंड अकॉर्डिंगली P Limited is also consumer of electricity सप्लाइड बाय एस लिमिटेड। तो जैसे बाकी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है एस लिमिटेड से, वैसे ही एस लिमिटेड से उसकी होल्डिंग कंपनी को भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की एक फैक्ट्री लोकेटेड है वहाँ पे। फिर उसके आगे क्या दे रखा है, फर्दर व्हाट दे हैव गिवन, द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स फॉर द जोग्राफिकल एरिया आर डिटरमाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट रेट सेटिंग अथॉरिटी and are applicable to all consumers of S Limited including P Limited। रेट भी खुद डिसाइड नहीं करते, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी की रेट डिसाइड करती है, और वही रेट सबसे चार्ज होता है इंक्लूडिंग पी लिमिटेड से। मतलब ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट पास ऑन करने का हिसाब तो नहीं है। नाउ वेदर द अबाउ ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर इंडियस 24। अभी तुम ही बताओ ना, दो रिलेशन है, पी लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच में दो रिलेशन है। नंबर वन इज ये सप्लायर है, इस तरीके से बनेगा। एस लिमिटेड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये उसका कस्टमर है। और दूसरा रिलेशनशिप है, पी लिमिटेड और एस लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, मतलब ये मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप है। तो अगर मैं बात करूं एज अ सप्लायर एंड कस्टमर, तो ये रिलेटेड पार्टीज नहीं होते, तुमको भी मालूम होगा दैट सिंगल कस्टमर, सिंगल सप्लायर, फ्रेंचाइजी, ये लोग रिलेटेड पार्टीज नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की, तो ये रिलेटेड पार्टीज है। और अगर रिलेटेड पार्टीज है तो भले ही ट्रांजैक्शन में कोई हेरा फेरी नहीं है, ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ है, बट फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री विद द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन? यस एवरीवन, चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन आंसर देयर। डू यू ऑल एग्री विद दिस?
तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे दो रिलेशनशिप है, तुमको याद है कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप में रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाती है, बट यहाँ पे खाली एक ही रिलेशन नहीं, इनका दो रिलेशन है। अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो भी डिस्क्लोजर है, मालूम है, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, यहाँ तो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन सेम प्राइस पे हो, फ्री हो या ट्रांजैक्शन नहीं हो तो भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर में ये बोलेंगे नो ट्रांजैक्शन, तो अपने को रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा। इन्होंने पूछा है इन द अबाउट ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, इज द अबाउट ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, आंसर इज यस। अच्छा, इन्होंने आंसर को बहुत लंबा चौड़ा बना के रखा हुआ है। मैंने एक दिन देखा था, 4-5 दिन पहले ये क्वेश्चन का आंसर देखा था, तो उसके पहले का जो है वो बेकार का एक्सप्लेनेशन है, मेन आंसर यहीं से। देखो आंसर शुरू तो इधर से हो जाता है, ये होता तो इधर से शुरू है, लेकिन ऊपर तो खाली वो अपने को नॉलेज दे रहे हैं, मेन आंसर यहाँ से चालू होता है। मेन आंसर ये इधर से लेके इधर तक। मेन आंसर यहाँ से यहाँ तक, जो उन्होंने क्वेश्चन पे बात की है वो इधर ही बात की है। बीइंग एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एस लिमिटेड इज अ पब्लिक यूटिलिटी, had the only relationship between S and P Limited, that of supplier and consumer of electricity, then P Limited not have been regarded as related party। अगर वो खाली कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप ही होता तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाते थे, लेकिन खाली यही रिलेशन नहीं है ना। However, as per the facts of the given case, this is not the only relationship between S and P Limited. Apart from being supplier of electricity to P Limited, S Limited is also subsidiary of P Limited, and this is a relationship that is covered within the related party relationship to which disclosure requirements of the standard apply. Such a simple question. In view of the above, the supply of electricity by S to P Limited is a related party transaction that attracts the disclosure requirements contained in paragraph 18 and the other relevant। तुमको पैराग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं। In the view of the above, the supply of electricity by S to P Limited is a related party transaction, क्योंकि वो होल्डिंग और सब्सिडरी भी है। So in view of the above, the supply of electricity by S to P is a related party transaction that attracts disclosure requirements, बस, that attracts disclosure requirements। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पैरा नंबर्स का भी याद रखने की जरूरत नहीं है। This is notwithstanding the fact that P Limited charge electricity as determined by the regulatory authority। अरे वो फ्री करे, सेम रेट चार्ज करे, प्रॉपर ट्रांजैक्शन का प्राइस रखे, कम रखे, ज़्यादा रखे, बट डिस्क्लोजर तो कंपलसरी। इट इज़ इररेलेवेंट वेदर द ट्रांजैक्शन इज द प्रॉपर प्राइस, इट इज़ इररेलेवेंट, डिस्क्लोजर इज मस्ट। दैट इज द टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ पी आर एट पार विद दोस टू द अदर एप्लीकेंट्स और अदर कस्टमर्स। जो दूसरों से टैरिफ और रेट्स चार्ज करते वही आपस में एक दूसरे से किया है, वो रेलेवेंट नहीं है। डिस्क्लोजर इज मस्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए। इंड AS 24 डज नॉट एग्जेम्प्ट एनी एंटिटी फ्रॉम डिस्क्लोजिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मेरली बिकॉज दे हैव बीन कैरिड आउट ऑन आर्म लेंथ बेसिस। मतलब प्रॉपर प्राइस पे है तो डिस्क्लोजर नहीं देना, इसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं। प्रॉपर प्राइस पे है तो भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मेन आंसर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। इसके ऊपर तो उन्होंने खाली अपने को नॉलेज दिया है, वो तो नॉलेज दिया है, वो स्टैंडर्ड की डिटेल्स है, ये सब नहीं लिखना है अपने को एग्ज़ाम में, ये सब नहीं लिखना है। ABCD जो है वो सब कुछ नहीं लिखना है, सीधा तुमको ये आंसर लिखना है। अगर मॉड्यूल है तो बॉक्स बना लेना, और मॉड्यूल नहीं है तो जब मॉड्यूल से तुम देखोगे तो तुमको मेरे वर्ड्स याद आ जाएंगे। जब तुम वो इररिलेवेंट पढ़ते जाओगे और ये पैराग्राफ पे आओगे तो तुमको याद आ जाएगा ऊपर का क्रॉस करवाया था। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो एक लास्ट आंसर पे चले जाएं।
ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5, मिस्टर एक्स इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एबीसी लिमिटेड। हाँ, मिस्टर एक्स इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एबीसी लिमिटेड, a listed entity which prepares consolidated financial statements in accordance with Ind AS. See, Mr. X is the financial controller of ABC Limited, a listed company. Mr. X फाइनेंशियल कंट्रोलर है। फाइनेंशियल कंट्रोलर का मतलब ये KMP लगता है मेरे को, फाइनेंस कंट्रोल कर रहा है, मतलब इसके पास पावर ऑफ वो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हो जाना चाहिए। मिस्टर एक्स इज़ द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ ABC लिमिटेड, इसका मतलब तो यही है कि वो KMP है। So financial controller of ABC Limited, a listed company which prepares consolidated financial statements in accordance with Ind AS. Now Mr. X has recently produced final draft of financial statements of ABC Limited for 31st March 2002 to the Managing Director Y for approval. हाँ, तो मिस्टर एक्स फाइनेंशियल कंट्रोलर है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ड्राफ्ट का मतलब है फाइनल नहीं, एक ऑलमोस्ट फाइनल रिपोर्ट बना के दे दी। वो एक बार डायरेक्टर अप्रूव करेगा तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे और बस फिर वो AGM के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। मिस्टर वाई कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंशियल कंट्रोलर तो नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ, मिस्टर वाई अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेज कर रहा है ये बिजनेस, तो फिर ये KMP हुआ ना। पावर ऑफ प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो होता ही है इनके पास ना। मिस्टर वाई हु इज़ नॉट एन अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट नहीं है, हैड रेज्ड द फॉलोइंग क्वेरीज फ्रॉम मिस्टर एक्स आफ्टर गोइंग टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये अकाउंटेंट तो नहीं है, लेकिन उसने कुछ क्वेरीज निकाली है। क्या क्वेरी है उसकी? वन ऑफ द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव डिटेल्स ऑफ परचेजेस मेड बाय ABC लिमिटेड फ्रॉम PQR लिमिटेड। हाँ, तो एक ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेजेस किया है ABC लिमिटेड ने PQR लिमिटेड से। अभी PQR लिमिटेड पहले तो ऊपर वाले पैराग्राफ में तो कहीं नहीं था। ड्यूरिंग द ईयर 2000 X1 X2, और ये जो मिस्टर वाई है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये 100% शेयर्स ओन करता है PQR लिमिटेड का। बस हो गया अपना काम। मिस्टर वाई जो कि KMP है, कौन से कंपनी का ये KMP है? ABC का। ये ABC का KMP है और मिस्टर वाई PQR में कंट्रोल रखता है, PQR में 100% ओनर है वो। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप में एक जगह पे कंट्रोल आता है तो बोलो ये दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टीज बन जाएगी, ये अपने को मालूम ही है। एम आई करेक्ट? बोलो बच्चों। यस सर। तो अब एक ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें परचेजेस आर मेड बाय ABC लिमिटेड फ्रॉम PQR लिमिटेड, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ ना परचेजेस का। ये परचेजेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुआ। However, he feels that there is no requirement for any disclosure to be made in ABC Limited's financial statement since the transaction is carried out on normal commercial terms. मतलब उसमें कोई नॉर्मल जो प्राइस बाकी लोगों से चार्ज करते हैं वही प्राइस में परचेज हुआ है, तो कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ है। तो मिस्टर वाई का ये मानना है कि इसको डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एंड इज टोटली इनसिग्निफिकेंट टू ABC लिमिटेड, इवन द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट, अमाउंट भी बहुत छोटा सा है और कोई इसमें घपला भी नहीं है। as it represents less than 1% of ABC Limited सब purchases.
उसका जो परचेजेस उसका 1% है खाली। प्रोवाइड आंसर्स टू द क्वेरी रेज्ड बाय एमडी। सबसे पहले तो बिकॉज मिस्टर वाई इज केएमपी इन एबीसी लिमिटेड एंड हैविंग कंट्रोल इन पीक्यूआर लिमिटेड, ABC Limited and PQR becomes related parties, and as per India's, whenever there is a transaction between related parties, it is irrelevant that the transaction is very insignificant. It is irrelevant that the price charge is the normal price which is charged from outsiders, which is charged from others. ये दोनों point irrelevant है. Whenever there is a transaction between related parties, then the transaction has to be disclosed. बोलो बच्चों, आंसर समझा क्या? Yes, sir. यही लिखा होगा इसमें. ये दो ही क्वेश्चंस अपने बाकी थे, तो इससे ना मेरा रिलेटेड पार्टीज मैंने कर दिया पूरा. ये रहा. On going through queries raised by Managing Director Y, the Financial Controller Mr. X explained the notes and the reasons for the disclosures as follows. Related parties are generally characterized by presence of control or influence between two parties. So related parties हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसको पॉइंट ए बनाने का, कि मिस्टर एक्स उसको समझा रहा है भाई डिस्क्लोजर क्यों चाहिए. बोलता है रिलेटेड पार्टीज जनरली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. इंडियाज 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज एज की मैनेजमेंट पर्सन्स एंड कंपनीज कंट्रोल्ड बाय की मैनेजमेंट पर्सन, एंड ऑन दिस बेसिस पीक्यूआर लिमिटेड एंड एबीसी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज. ये स्टेटमेंट का मतलब यही है, मिस्टर वाई एबीसी लिमिटेड में केएमपी है और मिस्टर वाई पीक्यूआर लिमिटेड का ओनर है, 100% ओनर है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है. ये पॉइंट बी का मतलब यही है. पॉइंट बी का मतलब यही है. फिर उसके आगे बोला हुआ है, the transaction is required to be disclosed in financial statements of ABC Limited. Since Mr. Y is KMP of ABC Limited and also at the same time it owns 100% shares of PQR Limited, he controls PQR Limited. This implies that PQR Limited is related party of ABC Limited. So point B और C दोनों actually ये point B और C दोनों भी है ना, B और C एक्चुअली दोनों ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. फिर वेयर ट्रांजैक्शन अकर्स बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, इंडियाज 24 रिक्वायर्स दैट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस इज रिक्वायर्ड इवन इफ ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट एट आर्म लेंथ प्राइस. इसका मतलब है अगर ट्रांजैक्शन प्रॉपर प्राइस पे है तो भी डिस्क्लोजर चाहिए. कभी भी आंसर्स को ऐसा लिख देना, ABCD के फॉर्म में लिख देना, ABCD के फॉर्म में लिख देना, इट इज ऑलवेज बेटर. जो रिलेटेड पार्टी मैंने तुम लोगों को सिखाया ना, उसमें मैंने रूल्स याद करने बोले थे तुमको, वो एज अ रूल्स के तरह याद कर लेना. जब तक वो तुमको याद नहीं होता ना कौन कौन रिलेटेड पार्टीज है, वो सब चक्कर में नहीं जाना. लॉजिक लॉजिक लॉजिक, अरे कुछ नहीं. जो मैंने रिलेटेड पार्टीज तुमको आज मालूम है, आज अपने को ये मालूम है कि अपने पेरेंट्स के भाई बहन बराबर, फादर के ब्रदर सिस्टर, मम्मी के ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स के मम्मी डैडी क्या होते हैं, अपने बच्चे हमारे क्या होते हैं, क्योंकि हमको रिलेशन समझाया गया है. ये चाचा है, ये काका है, ये मामा है, समझा क्या नहीं, ये दादा है. बट कंपनीज के केस में जब तक मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कौन तुम्हारे रिलेटिव्स है, तब तक तुमको पता नहीं चलेगा. कभी ये पूछा क्या लॉजिक क्या है, ये चाचा है तो क्या लॉजिक है, ये मामा है तो क्या लॉजिक है. अरे ठीक है ब्रदर्स, अरे अपने ब्रदर के भाई को चाचा बोलेंगे, मम्मी आई मीन योर फादर्स ब्रदर यू विल से काका,
योर मदर्स ब्रदर, यू विल से मामा। ये क्या लॉजिक है, बना रखा है, बस वो रिलेशन है। तो सेम में जब तक तुमको ये रिलेशन ही नहीं मालूम पड़ेगा कौन रिलेटिव्स होते हैं कंपनी के, तब तक तुम क्या आंसर दोगे। तो मैंने तुमको जो रिलेशन बताया हुआ है शुरू में, सब हमने जो डिस्कशन किया वो याद रखना है कि कंपनीज के रिलेटिव्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार वो आ गया तो देख लो, ये कोई भी आंसर डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, मैंने ये इसके इलस्ट्रेशन में मैं गया नहीं, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो इतना मस्त बना के उन लोग नहीं बना के दिया है। तुम इलस्ट्रेशन नहीं भी करोगे, एग्जाम में भी सीधा करोगे तो भी कर दोगे। ये चार्ट वार्ट सब बना के देते हैं, देख लो, ऐसा चार्ट बना के देते हैं। जैसा हम चार्ट बनाते थे वैसा सब जगह पे बनाया हुआ है, तो तुमको कोई तकलीफ ही नहीं होगी इसमें। नो वेयर यू विल फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट। इधर करो, सब जगह पे बना रखा है। तो तुम पहले अपना बुक का जो मैंने क्वेश्चंस किया वो अच्छे से कर लो, उसके बाद में तुमको कहीं पे भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन डिफिकल्ट। सो आई टेक इवन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज कंप्लीट नाउ। ये लेक्चर के बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मेरे तरफ से कंप्लीट है। फ्रॉम माई साइड दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, सो वी स्टॉप अवर लेक्चर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हियर।